हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप बहुत प्रसन्न, स्वस्थ, मस्त व बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ और उनकी अवस्थाएं। हर बार की तरह आपके समय के महत्व को समझते हुए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ऐसी ही स्टडी से रिलेटेड वीडियो को लगातार देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें ऐसी ही वीडियो लगातार कम समय में तेज़ी से आपके पास पहुंचाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ और उनकी अवस्थाएं, जिसमें पहला पॉइंट आता है पदार्थ, मैटर। छोटे छोटे कणों से मिलकर बनने वाला वह अवयव जो हमारी ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव डालता है, वह कुछ न कुछ स्थान घेरने के साथ साथ उसमें कुछ भार भी उपस्थित होता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे मेज, कुर्सी, बर्तन आदि। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है भार तथा द्रव्यमान में संबंध। पृथ्वी किसी वस्तु को जिस गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, वह उस वस्तु का भार कहलाता है। वस्तु का द्रव्यमान तो निश्चित होता है, लेकिन उसका भार स्थिति के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। विषुवत रेखा पर वस्तु का भार न्यूनतम तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। भार का जो सूत्र होता है, W वेट है यहाँ पर, mg। एम यहाँ पर द्रव्यमान होता है और स्मॉल जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है। भार का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है। इसके बाद द्रव्यमान, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान तथा भार में संबंध। किसी वस्तु का भार उस वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कि हम जानते हैं, भार का जो सूत्र होता है W = mg होता है। W यहाँ पर वेट, भार है, m यहाँ पर द्रव्यमान है वस्तु का, और g यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है। इस आधार पर हम बोल सकते हैं किसी वस्तु का जो भार है वह उस वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऊर्जा। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ई एनर्जी होता है। ऊर्जा का जो मात्रक है वो अर्ग या जूल होता है। CGS पद्धति में ऊर्जा के मात्रक को अर्ग बोलते हैं। MKS पद्धति में ऊर्जा के मात्रक को जूल बोलते हैं। CGS पद्धति जो होती है, जिसमें दूरी को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से व समय को सेकंड से मापते हैं, उसे CGS पद्धति बोलते हैं। और इस पद्धति में ऊर्जा को जो मात्रक है वो अर्ग होता है। MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। MKS पद्धति जिसमें दूरी को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से व समय को सेकंड से मापते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्य, वर्क। किसी बल व उस बल के प्रभाव से उत्पन्न विस्थापन का जो गुणनफल होता है वो कार्य कहलाता है। कार्य को स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, भार को कैपिटल W से, और कार्य को स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वर्क होता है कार्य। कार्य का जो सूत्र है वो बल गुणा विस्थापन है। बल को F से प्रदर्शित करते हैं और विस्थापन को D से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन को इंग्लिश में। कार्य, ऊर्जा व ऊष्मा सभी का मात्रक जूल होता है, अथवा न्यूटन इंटू मीटर भी बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने सन 1905 की खोज के अनुसार जब कोई द्रव्य नष्ट होता है तो उसके बराबर की ऊर्जा को वह उत्पन्न करता है। यह आइंस्टीन की खोज थी, जिसके आधार पर निम्नलिखित समीकरण द्रव्यमान तथा ऊर्जा के संबंध को दर्शाता है। E = mc²। ये आइंस्टीन का समीकरण है। E यहाँ पर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है, m नष्ट हुआ द्रव्यमान है ग्राम के रूप में, व c यहाँ पर प्रकाश का वेग प्रति सेकंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य जो है 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव व गैस। ठोस को देखिए किस प्रकार से समझ सकते हैं। ठोस का जो आयतन है वो निश्चित होता है, उसका जो द्रव्यमान है वो भी निश्चित होता है, बहने का गुण इसमें नहीं होता है, दाब का प्रभाव ठोस पर बहुत कम होता है, और ठोस का जो उदाहरण है वो लकड़ी व लोहा आदि है। द्रव, आयतन इसका अनिश्चित होता है। द्रव्य का जो आयतन है वो अनिश्चित होता है, द्रव्यमान निश्चित होता है, बहने का गुण ऊपर से नीचे की ओर होता है, दाब जो है द्रव्य पर कम होता है,
और इसका उदाहरण ग्लिसरीन व डीजल है। क्योंकि द्रव्य का जो पदार्थ है उसका आयतन अनिश्चित होता है लेकिन द्रव्यमान निश्चित होता है। क्योंकि अगर आप किसी भी द्रव पदार्थ जैसे दूध, डीजल, ग्लिसरीन को जिस बर्तन में करते हैं वह उसी आकृति में आ जाता है, लेकिन उसका मात्रा जो वज़न है वो सेम रहता है। 1 लीटर दूध को आप बोतल में करेंगे तो वह बोतल का आकार ले लेगा, और किसी अधिक क्षेत्रफल वाले बर्तन में करेंगे तो वह उस आकृति में चला जाएगा। इसलिए द्रव का आयतन तो अनिश्चित होता है लेकिन उसका द्रव्यमान निश्चित होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका आता है गैस। गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है, द्रव्यमान भी अनिश्चित होता है, बहने का गुण है वह चारों ओर होता है, और दाब पर गैस पर अधिक प्रभाव पड़ता है, दाब पर। और इसका जो उदाहरण है वो CNG गैस व LPG गैस। CNG गैस कंप्रेस नाइट्रोजन गैस होती है, LPG गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है जिसे हम रसोई घर में प्रयोग करते हैं। इसके बाद में द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत। द्रव्य की भौतिक अवस्था को अणुओं की गति के आधार पर बांटना द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत कहलाता है। द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इन कणों को अणु मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अणु कठोर तथा पूर्णतः प्रत्यास्थ गोले की तरह होते हैं। गोल होने के कारण द्रव्य के अणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है जिसे अंतरआण्विक स्थान या अंतरआण्विक अवकाश कहते हैं। द्रव्य के अणुओं के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल कार्य करता है जिन्हें अंतरआण्विक आकर्षण बल कहते हैं। द्रव्य का ताप बढ़ाने से इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर ठोस अवस्था की वस्तु अणुओं की गति के कारण द्रव अवस्था में आ जाती है, और द्रव अवस्था की वस्तु अणुओं की गति और अधिक बढ़ने के कारण गैस अवस्था में आ जाती है। अब इसके बाद गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव्य की ठोस अवस्था। द्रव्य की ठोस अवस्था के द्रव्य के अणु एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं जिस कारण से अंतरआण्विक स्थान बहुत कम होता है। अणुओं में गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है क्योंकि बीच में रिक्त स्थान ही नहीं है, तो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। इस कारण से वस्तु की अवस्था ठोस रहती है। ठोस पदार्थ का आयतन तथा द्रव्यमान दोनों निश्चित होते हैं। भौतिक के आधार पर पदार्थ की ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन व द्रव्यमान दोनों निश्चित होते हैं तथा जिसमें बहने का गुण नहीं होता है, पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस अवस्था के पदार्थ में अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है जिस वजह से आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, और इनमें रिक्त स्थान कम होने की वजह से यह गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं और गति नहीं करते हैं, इसीलिए यह ठोस अवस्था में रहते हैं। ठोस अवस्था के बाद बात आती है गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव्य की द्रव अवस्था। द्रव अवस्था की वस्तु के अणुओं के बीच में अंतरआण्विक स्थान जो है ठोस की तुलना में अधिक होता है, जिससे अणुओं में गतिज ऊर्जा ठोस की तुलना में अधिक होती है। इसी कारण से पदार्थ द्रव अवस्था में रहता है। इसे भौतिक अवस्था के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका द्रव्यमान तो निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है, वह बहने का गुण जो है ऊपर से नीचे की ओर होता है, द्रव पदार्थ कहलाता है। जैसा चित्र में हमें दिख रहा है, ठोस की तुलना में द्रव पदार्थ में के बीच अणुओं के बीच में रिक्त स्थान जो है ठोस की तुलना में अधिक है। अधिक होने की वजह से जो गतिज ऊर्जा होती है वह भी ठोस की तुलना में अधिक होगी, क्योंकि स्थान रिक्त स्थान अधिक है तो गति भी हो सकती है, स्वतंत्र है गति करने के लिए, और दूरी बढ़ने की वजह से आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम कार्य करता है, इसलिए पदार्थ द्रव अवस्था में रहता है। इसके बाद बात आती है गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव्य की गैस अवस्था। गैस अवस्था की वस्तु के अणुओं के बीच में अंतरआण्विक स्थान ठोस और द्रव्य की तुलना में बहुत अधिक होता है, जिससे अणुओं में गतिज ऊर्जा ठोस और द्रव्य की तुलना में बहुत अधिक होती है। इसी कारण गैस पदार्थ का आयतन तथा द्रव्यमान दोनों अनिश्चित होते हैं। भौतिक के आधार पर द्रव्य की गैस अवस्था की परिभाषा होगी पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन व द्रव्यमान दोनों अनिश्चित होते हैं तथा जिसमें बहने का गुण जो है चारों ओर होता है, पदार्थ की गैस अवस्था कहलाती है। जैसा चित्र में हमें दिख रहा है,
गैस अवस्था के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान जो है वो ठोस व द्रव की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, और रिक्त स्थान बहुत अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा भी ठोस व द्रव की तुलना में बहुत अधिक होती है, और आकर्षण बल दूरियां अधिक होने की वजह से बहुत कम होता है। ठोस और द्रव की तुलना में बहुत कम आकर्षण बल कार्य करता है, जिस कारण से वस्तु जो है गैस अवस्था में रहती है। इसके बाद बात आती है अंतर आणविक स्थान का बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे कम स्थान होता है ठोस पदार्थ में, उससे अधिक स्थान होता है द्रव पदार्थ में, और उससे भी अधिक रिक्त स्थान होता है गैस पदार्थ में। तो ये हो गया है अणुओं के बीच के रिक्त स्थान का बढ़ता हुआ क्रम। ठोस में सबसे कम है, द्रव में उससे अधिक है, और गैस में सबसे अधिक है। इसके बाद अंतर आणविक आकर्षण बल का बढ़ता हुआ क्रम। आकर्षण बल जो सबसे कम होता है वो गैस में होता है, क्योंकि दूरियां बहुत दूर अधिक होती है, रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, इसलिए आकर्षण बल सबसे कम गैस पदार्थ में कार्य करता है, और उससे अधिक आकर्षण बल होता है द्रव पदार्थ में, क्योंकि उनके अणुओं के बीच में रिक्त स्थान जो है गैस से कम होता है। और सबसे अधिक आकर्षण बल कार्य करता है ठोस पदार्थ में, क्योंकि उसमें रिक्त स्थान ही नहीं होता है, इस वजह से वे गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। आकर्षण बल सबसे अधिक कार्य करता है, जिस वजह से वस्तु ठोस अवस्था में रहती है। इसके बाद अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है ठोस पदार्थ में, क्योंकि अणुओं के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है, जिस वजह से गति नहीं कर पाते हैं। तो सबसे कम गति होती है ठोस में, उससे अधिक होगी द्रव में, क्योंकि रिक्त स्थान ठोस की तुलना में अधिक होता है, और सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है गैस पदार्थ में, क्योंकि अणुओं के बीच में रिक्त स्थान सबसे अधिक गैस पदार्थ में होता है। इसके बाद हम सीखेंगे द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन। द्रव्य का ताप परिवर्तन करके उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। ताप के द्वारा ठोस को द्रव व द्रव से गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। ठोस पदार्थ को ताप प्रदान कर द्रव अवस्था में व द्रव पदार्थ को ताप देकर गैस अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार गैस को ठंडा करके द्रव में व द्रव को और अधिक ठंडा करके ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। गैस को ठंडा करके द्रव अवस्था में व द्रव को ठंडा करके ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव को ठोस व गैस में बदला जा सकता है। द्रव पदार्थ को ठंडा करके ठोस अवस्था में व गर्म करके गैस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द्रव की अवस्था में परिवर्तन के प्रकार। तो उनके प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला होता है गलन। किसी ठोस पदार्थ को ताप देते हैं तो वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, और पदार्थ का ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की यह क्रिया गलन या द्रव्य का पिघलना कहलाती है। जिस ताप पर वस्तु पिघलना शुरू होती है उसे उस वस्तु का गलनांक कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर कोई वस्तु ठोस से द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है वह उस वस्तु का गलनांक कहलाती है। गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर गलन की व्याख्या हम कह सकते हैं किसी पदार्थ को ताप देने पर अणुओं के बीच में रिक्त स्थान जो है वो अधिक हो जाता है, जिससे गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से आकर्षण बल कम होता है और पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गलनांक पर अपद्रव्यों का प्रभाव। किसी ठोस में अपद्रव अन्य पदार्थ मिलाने से उसके गलनांक को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। किसी पदार्थ में किसी अन्य अपद्रवी पदार्थ को मिला देने से उसके गलनांक को कम भी किया जा सकता है या बढ़ाया भी जा सकता है। इसके बाद आता है हिमीकरण। किसी पदार्थ को ठंडा करने पर एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, जिसे हिमीकरण या जमना कहते हैं, जैसे पानी का बर्फ़ बनना आदि। जिस ताप पर द्रव वस्तु ठोस में बदलती है वह तापमान जो होता है उस वस्तु का हिमांक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाष्पीकरण। किसी द्रव पदार्थ को ताप देने से वह गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। पदार्थ का द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होने की यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण दो प्रकार से होता है। पहला होता है वाष्पन और दूसरा क्वथन। तो सबसे पहले वाष्पन को समझते हैं। जब द्रव्य
सॉरी द्रव्य लिख दिया है, यहाँ पर द्रव करना है आपको। जब द्रव समान ताप पर धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे नदियों व समुद्र में सूर्य के ताप से द्रव का गैस बनना वाष्पन क्रिया के अंतर्गत होता है। इसके बाद में वाष्पन की गति निम्न अवस्थाओं पर निर्भर करती है। द्रव का ताप बढ़ाने पर, यानी कि ताप अगर बढ़ा दिया जाएगा तो वाष्पन जल्दी होता है। द्रव्य की सतह का क्षेत्रफल अधिक होने पर, यानी कि द्रव जो है जितना अधिक फैला हुआ होगा उसका वाष्पन उतना ही अधिक होगा। वाष्पन की गति द्रव्य की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। कुछ द्रव पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि जल्दी वाष्पित होते हैं, तो वाष्पन की जो गति है द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। जैसे पेट्रोल, ईथर आदि तेज़ी से वाष्पित होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्वथन। द्रव का ताप बढ़ाने पर द्रव तेज़ी से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उसमें बुलबुले उठने लगते हैं। यह क्रिया क्वथन कहलाती है। यानी कि जब कोई द्रव पदार्थ धीमे धीमे गैस अवस्था में बदलता है उस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। और जब कोई द्रव पदार्थ उबाल के साथ, खोलने के साथ, उबलने के साथ साथ गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो वह क्रिया क्वथन कहलाती है। अब हम समझेंगे वाष्पन तथा क्वथन में अंतर। वाष्पन तथा क्वथन में अंतर। पहला अंतर, वाष्पन क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है, क्वथन क्रिया निश्चित ताप पर होती है। यानी कि वाष्पन जो है कम गर्म, अधिक गर्म पर भी हो सकता है। क्वथन केवल उबलने पर ही होता है, यानी खोलने पर ही होता है। इसलिए क्वथन क्रिया निश्चित ताप पर होती है, वाष्पन क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे होती है, यानी कि ऊपर का पानी गर्म होगा, वाष्प बनेगा, नीचे वाले पदार्थ पर, नीचे वाले अणुओं पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। क्वथन क्रिया तेज़ी से होती है, यानी कि इसका जो ऊपरी सतह भी प्रभावित होगी टेम्परेचर से और नीचे वाली सतह भी प्रभावित होती है। वाष्पन क्रिया में केवल सतह वाले अणु गैस में परिवर्तित होते हैं। वाष्पन क्रिया में जो ऊपरी सतह वाले अणु हैं केवल वह गैस में बदलेंगे, नीचे वालों का नंबर जब आएगा जब ऊपर वाले गैस बन जाते हैं। क्वथन क्रिया में सभी अणु गैस में परिवर्तित होते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले सभी इस क्रिया में भाग लेते हैं। इसके बाद बात आती है ऊर्ध्वपातन की। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो तेज़ी से गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित ना होकर सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण, नौसादार, आयोडीन, कपूर, ये वो पदार्थ हैं जिनको जब गर्म किया जाता है तो यह द्रव अवस्था में परिवर्तित ना होकर ठोस से सीधे गैस बन जाते हैं, जो कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया शैली को दर्शाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्ध्वपातन के लाभ। यदि ऐसे दो पदार्थों का मिश्रण जिनमें एक पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होता है, दूसरे पदार्थ का ऊर्ध्वपातन नहीं होता है, तो इन पदार्थों को ऊर्ध्वपातन विधि से आसानी से अलग किया जा सकता है। संघनन, किसी गैस पदार्थ के वाष्प को ठंडा करने पर वह द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस क्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन के उदाहरण, एक बीकर में थोड़ा सा बर्फ़ भरकर रखने पर कुछ समय बाद भी बीकर की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई पड़ने लगती हैं। ऐसा वायु में उपस्थित जल वाष्प के ठंडा होने के कारण होता है और यह क्रिया संघनन का उदाहरण है। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही स्टडी से रिलेटेड वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक व शेयर करके ऐसे ही वीडियो लगातार कम समय में तेज़ी से अपलोड करने के लिए हमें प्रोत्साहित करें। मिलते हैं बहुत जल्दी यूपी बोर्ड व कंपटीशन एग्ज़ाम की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो के साथ। थैंक यू।